बढ़ रही है और हम आने वाले समय में हमारा भी लक्ष्य है कि हम 350 से ऊपर का लक्ष्य लेकर के माननीय मोदी जी ने। आदमी ये मानता है कि वो अनुभव से सीखता है। आपने स्वयं हवाला दिया 1967 का, फिर आपने 1977 का भी हवाला दिया। 1977 में क्या हुआ था, एक शख्सियत थी, नाम था उनका इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावी बना लिया था, इतना आक्रामक बना लिया था, उनके साथ में एक संजय गांधी हुआ करते थे, कि दोनों मिलकर ही देश हो गए तो बाकी सारे लोग खिलाफत में एकजुट हो गए। क्या आपको नहीं लगता है कि देश में एक बार फिर वैसा दौर है? नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी, शख्सियत इतनी बड़ी, उनके साथ अमित शाह, अब ये जो जोड़ी है इसने कुल मिलाकर बाकी विपक्षियों को एकजुट होने के लिए बाध्य करना शुरू कर दिया है। और अगर जुट जाएंगे तो वो बोल भी रहे हैं 100 के अंदर आपको निपटा देंगे। क्या कहते हैं, थोड़ा अपने तरीकों में, तेवर में बदलाव लाएंगे या तेवर ऐसे ही रखेंगे? विपक्षी लोग बड़े परेशान रहते हैं, सब बोलते हैं कि आजकल आप निपटने के लिए वोटों की चिंता नहीं करते हैं, आजकल आप केंद्रीय एजेंसियों को भरोसे रहते हैं, चुन चुनकर हर विरोधी दल के नेता के पास में भिजवा देते हैं। क्या ये केंद्रीय एजेंसियां ही तो विपक्षी एकता की धुरी नहीं हो जाएंगी? ये सवाल है, थोड़ा रोशनी दीजिएगा। देखिए, इमरजेंसी में सब लोग एक हुए थे तो उसमें बहुत सारे दल मिलकर के उन्होंने अपने दल को समाप्त किया था जी। हम लोगों ने भी उस समय राष्ट्रहित में जनसंघ को समाप्त करके जनता पार्टी बना जी। और जनता पार्टी बना, और जनता पार्टी बनने के बाद आप देखेंगे 1.5 साल के अंदर ही फिर उसी में से जो लीडरशिप की हमको प्रधानमंत्री बनना, हमको बनना, उस समय जनसंघ की ज़्यादा सीटें आई थी, उसके बावजूद भी राष्ट्रहित में उन्होंने मोरारजी भाई जो वरिष्ठ थे उनको प्रधानमंत्री बनाया। और एकमात्र भारतीय जनसंघ थी उस समय कि जो अंत तक जनता पार्टी के साथ रही। लेकिन यही कुछ लोग जो बार बार दोहरी सदस्यता और जो वैचारिक आधार पे करते रहे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चली, और तब से भारतीय जनता पार्टी अकेले चल रही है। साथ में जो स्टेट में आना चाहते आए, और जो कमिटमेंट लोगों के साथ हम करते हैं वो कमिटमेंट हम पूरा करते हैं। अब लोगों को हर जगह सिर्फ अपना ही देखना है तो ऐसे लोग चल जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में और उस समय की इंदिरा गांधी के जी ने जो किया था, उस समय प्रेस बंद था, आपके कोर्ट्स में नहीं थे, संसद में लोग नहीं जा पा रहे थे, सारे लोग, सारे दलों के नेता जेल में थे। अभी कौन है? अब उस समय जो था वो राजनीतिक आधार पे लोगों को बंद किया गया था। आज अगर आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं तो ईडी तो उन्हीं के यहाँ जा रही ना जो भ्रष्टाचार हैं, और अगर भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त हैं तो कोर्ट उनके लिए खुला है और कोर्ट में वो जा भी रहे हैं, तो वहां पर तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में 22 साल तक लड़े, आप उसी मुद्दे को फिर से वो बीबीसी में ले आते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी तो कोर्ट में लड़ते रहे। कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी का कहना है कि हमने ऐसे हालात नहीं बनाए जैसे 1977 में थे, और ना ही विपक्ष यहाँ पर इतनी त्याग के लिए तैयार है कि अपने दलों का विलय एक पार्टी में कर दे, तो इसलिए कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रेम प्रकाश जी ने तो बता दिया है, ये 100 के अंदर हमें समेटेंगे, हमारी तैयारी तो 350 से ऊपर जाने की है। अब मेरे पास में तटस्थ टिप्पणी के लिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाने का रास्ता है, पर उससे पहले परिमल जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार परिमल जी का संक्षिप्त में हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर जाके प्रमोद जी से समझते हैं इन तीन विचारों के बीच में निष्पक्षता की राह क्या बताती है। जी परिमल जी, क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया प्रेम प्रकाश जी ने जो आपको आपत्तिजनक लगा? ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था किससे उभरी है, तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि भारत विश्व की 5वीं प्रमुख अर्थव्यवस्था है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार पर 140 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज क्यों? दूसरा, भारत में यदि कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो ऑन एन एवरेज उस पर 1 लाख का कर्ज होता है। तीसरी बात, लगातार भारत के अधिक से अधिक लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। चौथी बात, तो आप जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें, बीजेपी के शासन काल में एक्सपोर्ट में सतत रूप से जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कमी आई है। बीओपी की स्थिति में पॉजिटिव स्थिति नहीं आ पाई। तो आखिरकार प्रत्येक फ्रंट पर आप देखिए कि चाहे वो